अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि ये जेंडर स्टडीज की लेक्चर सीरीज मैंने शुरू की थी, बट थोड़ी सी जो है वो हमने यही सोचा कि आपको शायद लेक्चर्स अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए आपका कोई रेस्पॉन्स या आपके लाइक्स कमेंट्स शो नहीं होता ना। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू फोकस ऑन माय स्टडीज। बट मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कुछ गर्ल्स ने और कुछ बॉयज ने, मेरे स्टूडेंट्स ने ये कमेंट्स किए कि आप ये सीरीज लेक्चर ऑफ सीरीज कंटिन्यू करें। तो उनके लिए, जैसे कि मैंने उनको कहा था कि ये आई ट्राई टू मेक वीडियोस, सो या उनके लिए चले लेक्चर बना लेते हैं। मसला ये है कि जैसे कि आपको इतना जो है वो इतनी नॉलेज मिल रही है ना, तो ये मुझे मतलब कोई नीड नहीं है कि मैं अपने रजिस्टर्स को उठाऊं, फिर उनको जो है वो वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं और फिर इनको रिकॉर्ड करूं, फिर इनके थंबनेल्स बनाऊं या इनकी डिस्क्रिप्शन लिखे जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करूं। ऑब्वियसली वी आर आउट ऑफ दिस गेम, सो हमें अभी दूसरी चीजों पे फोकस करना है। बट आपकी जो है वो बेनिफिट के लिए हम लोग ये लेक्चर्स बना रहे होते हैं। बट अगर आपका रेस्पॉन्स नहीं आएगा अच्छा, तो हम लोग या तो इन चीज़ों से स्विच करके वो कंटेंट बनाएंगे जिससे हमें भी कुछ फायदा हो। मतलब अगर हम लोग उस पे मेहनत कर रहे हैं तो उसका हमें कुछ फायदा भी हो, क्योंकि अभी इन चीज़ों को पढ़ने से हमें कोई खास ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सफ़र था जो गुजर गया हमारा। लास्ट क्लास में खैर मैंने जो आपको थर्ड सेगमेंट इसका स्टार्ट करवाया था, और थर्ड सेगमेंट में आपको पता है कि मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताया था, जैसे कि ये डेफिनेशंस मैंने आपको पढ़ाई थी और इसके बारे में मैंने आपको दो चीज़ें खास करके मैंने आपको बताई थी, जिसमें इस सेगमेंट में आपको दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ओके, एक तो है फेमिनिज्म एज अ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में क्या हुआ था, कौन कौन से वेव्स आए थे, फेमिनिज्म कैसे स्टार्ट हुआ था। ओके, तो मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा बता दिया था कि इसमें लीगल राइट्स या आपका वोट का राइट जो है वो उस पे बात की गई थी, प्रॉपर्टी राइट पे बात की गई थी फर्स्ट वेव में, और सेकंड वेव की बात करें तो उसमें बात की गई थी दूसरे राइट्स की, कि हमें जो है वो पब्लिक प्लेसेस में भी स्पेस दिया जाए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए। थर्ड में फिर जो है वो डाइवर्सिटी, इंडिविजुअलिटी, इंटरसेक्शनैलिटी, इंक्लूजन पे बात होती है। ओके, तो ये चीजें जो है वो हमने लास्ट क्लास में आपको करवाई थी मैंने। और उसके बाद जो इसका आइडियोलॉजिकल होता है ना, फेमिनिज्म एज एन आइडियोलॉजी, उस पे हम लोग जो है वो ब्रांचेस पढ़ रहे होते हैं, जैसे ये थ्योरीज हो गई। ओके, अब आ जाते हैं इसके फर्स्ट नेक्स्ट पार्ट जो आज मैं आपको कवर करवाऊंगी, वो है इसका फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। वैसे तो आपको ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव जो है वो आपको फोर्थ सेगमेंट में मिलेगा, पर इसमें जैसे कि पहले हमें डिस्कस करना है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, फिर हमें जो है वो देखना होता है क्या चीज। आप बताएं किस चीज को देखेंगे हम लोग देखेंगे इसकी ब्रांचेस को। राइट, तो ब्रांचेस भी हम लोग इसी में ही पढ़ेंगे कि कौन सी जो है वो चीजें जो है वो रेडिकल फेमिनिज्म हो गया या फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में आप देखेंगे ना, तो उसमें बात हो रही होती है लिबरल फेमिनिज्म की, या उसमें आप सफराज मूवमेंट को देख रहे होंगे, या ये चीजें, तो ये सारी चीजें जो होती है ना वो इंटर लिंक्ड होती हैं। पर आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाना बहुत जरूरी है। राइट, क्योंकि हमने जो मिस्टेक्स की वो आप रिपीट ना करें मिस्टेक्स। अभी एक जो है वो खानजादी एंड दूसरी मिस शफक जो थी, और इंस्टाग्राम पे भी किसी ने कमेंट्स किए थे कि प्राइवेट मैसेज किया था कि आप जो है वो इस सीरीज को जो है कंटिन्यू करें। तो हमने कहा कि चलें भाई, अगर किसी किसी को फायदा मिल रहा है तो हमें बस आपकी दुआ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म को। ओके, अब जैसे कोई भी चीज स्टार्ट होती है ना, तो वो होती है अगर कोई इशू अराइज होता है, अगर कोई प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए दूसरी चीज जो है वो
इमर्ज कर रही होती है, राइट। तो अगर हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाकर देखें तो विमेन जैसे कि मार्जिनलाइजेशन तो फेस कर रही थी, डिस्क्रिमिनेशन तो फेस कर रही थी, उसको वल्नरेबल तो समझा जा रहा था, उसको इक्वल राइट तो नहीं दिए जा रहे थे। इसलिए कुछ पढ़ी लिखी इंटेलेक्चुअल वुमेन जो थी, जो कोहेरेंट थी, जो लॉजिकल थी, जो रेशनल थी, ओके, जो बात करती थी रीजन और जो है वो जजमेंट और ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे, तो उन्होंने क्या लिखा है कि द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ द फेमिनिस्ट movement began during the 18th century with the writings of the Mary Wollstonecraft। आपको पता है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है कि शी इज द मदर ऑफ फेमिनिज्म। ओके, अब इसमें आप देखेंगे ना तो इसमें क्या है कि आपको पता चलेगा कि फेमिनिज्म जो है वो बिगन हुआ था किसी प्रोटेस्ट से नहीं, बट ये बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल वुमेन थी, जिन्होंने अपनी बुक से, अपनी फिलोसफी से, अपनी फिलोसॉफिकल आइडियाज से, अपनी आइडियोलॉजी से, और जो है वो अपनी जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से, अपनी राइटिंग से लोगों को इंस्पायर किया था और इस फेमिनिज्म की मूवमेंट को स्टार्ट किया था, राइट। उससे पहले क्या था कि प्रोटेस्ट होते थे स्ट्रीट्स में, तो जो थिंकर्स होते थे वो क्वेश्चन करते थे कि क्यों वुमेन हैड अ फ्यूअर राइट्स देन मेन, राइट। तो मैं अगर आपको बताऊं ना कुछ, अगर इंटरनेशनल ऑथर्स उसके बारे में क्या लिखते हैं, कि अगर मेरी वॉलस्टोन क्राफ्ट जो है वो इंग्लैंड की हैं, वो बोलती हैं कि जो जैसे कि इनको कहा जाता है मदर ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म। ओके, मदर ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म क्यों इनको कहा जाता है? because she was among the first scholars to argue that women deserved equal rights, right। ये पहली खातून थी, ये पहली वुमेन थी जिन्होंने, स्कॉलर थी, राइट, उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि औरतों को जो है वो, औरत भी डिजर्व करती है इक्वल राइट्स को, सेम अपॉर्चुनिटीज को। बट इससे पहले क्या था, 1792 पे अगर हम लोग जाएं तो बहुत ज्यादा गर्ल्स जो थी यूरोप की, वो रिसीव करती थी ओनली डोमेस्टिक एजुकेशन, पर जो बॉयज जो थे वो स्टडी करते थे साइंस को, पॉलिसीज को, पॉलिटिक्स को, फिलोसफी को, राइट। तो ये था, मतलब पहले ये होता था। 1992 में अगर हम लोग देखें, शी पब्लिश्ड हर फेमस बुक। अब 1992 में उन्होंने अपना एक फेमस बुक लिखा था जिसका नाम था द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इस बुक के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, स्पेशली एमसीक्यूज में, कि जो है वो ये बुक किसने लिखी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी राइटर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है, ओके, विच इज रिगार्डेड इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क्स ऑफ द women's राइट्स। इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो औरतों के हुकूक पे बात की। ये बुक चैलेंज करता है ये जो बिलीफ है ना कि women वर नेचुरली इंफीरियर, उस एक स्टीरियोटाइप कॉन्सेप्ट को ये चैलेंज करता है। और मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ये आर्ग्यू करती हैं कि जो सोसाइटी है वो इटसेल्फ क्रिएटेड इनइक्वालिटी, हमारी जो सोसाइटी है ना उसने ही ये इनइक्वालिटी क्रिएट की है। इट इज नॉट बाय नेचर, इट इज क्रिएटेड बाय आवर सोसाइटी, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय आवर सोसाइटी। अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल देखें ना, तो देखिए अगर टू स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम लेना चाह रहे हैं, एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो अगर एक को अलाउ किया जाए कि आप स्कूल में आओ, अटेंड करो क्लासेस, और जो वो दूसरा है, ओके, उसको मना किया जा रहा है कि आप स्कूल में ना आओ, एक को अलाउ किया जा रहा है बेसिकली और दूसरे को अलाउ नहीं किया जा रहा, तो इससे क्या होगा? इट इज नॉट बाय दी इंटेलिजेंस के, एक की रिजल्ट अच्छी है और दूसरे की बुरी है, आपने अपॉर्चुनिटी दी नहीं दोनों को एक जैसी, तो आप कैसे बोल रहे हो को दोनों की जो है वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो सही नहीं है? तो ऐसे आप कुछ कोटेशंस, आई मीन एग्जांपल्स दे सकते हो कि अगर दो बच्चे हैं, एक को जो है वो स्कूल जाने की इजाजत दी जा रही है और दूसरे को नहीं दी जा रही, तो आप ये कैसे कहेंगे कि एक ने अच्छा परफॉर्म किया है तो इसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अच्छी है, दूसरे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है एग्जाम में तो उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो सही नहीं है? आपने क्लास में आने ही एक बच्चे को दिया है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? सो यही सेम जो है वो आर्ग्यूमेंट था वुमेन का भी उस टाइम, ओके।
आ जाते हैं, द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस बुक वाज द दैट women आर नॉट irrational और इंटेलेक्चुअली इनकॉम्पिटेंट बाय नेचर। इनका सेंट्रल और जो है वो आइडिया ये है, ये जो मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि विमेन जो है वो इरेशनल नहीं है, इलॉजिकल नहीं है, वो इंटेलेक्चुअली इनकॉम्पिटेंट नहीं है, वो खुदा की तरफ से ऐसे नहीं है। ओके, वो बायोलॉजिकली ऐसे नहीं है कि अगर वो विमेन है तो वो इनकॉम्पिटेंट होगी या इरेशनल होगी, राइट। तो इसमें बेसिकली वही बात की जा रही है कि जब जो है वो 18th सेंचुरी में बहुत सारे फिलोसोफर्स जो थे वो बिलीव करते थे कि विमेन वर नेचुरली इमोशनल एंड लेक्ड रीजनिंग। समझ रहे हैं, उस टाइम भी मतलब 18th सेंचुरी में भी बहुत सारे फिलोसोफर्स ये बिलीव करते थे कि वुमेन अगर बाय बर्थ वुमेन है तो वो क्या होगी, इमोशनल होगी और उसमें रीजनिंग की कमी होगी। अब वॉलस्टोनक्राफ्ट इस आइडिया को रिजेक्ट कर रही होती है और वो आर्ग्यू करती है कि वुमेन भी पजेस करती है सेम कैपेसिटी फॉर रीजनिंग एज अ मैन। ओके, आपने देखा होगा वुमेन जो है वो, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सफर पे निकलते थे ना तो अपनी एक वाइफ को साथ लेके जाते थे। तो इससे भी आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि वुमेन जो है उसका बड़ा रोल रहा है हमारे इस्लाम में भी और हमारी सोसाइटी में भी, राइट। तो ये कहना कि वुमेन जो है वो उसमें सेम कैपेसिटी नहीं है रीजनिंग की तो ये गलत होगा। ओके, rather women appear inferior because they are denied equal educational social and social opportunities। अब इनका मानना ये है कि जैसे कि मोस्ट फेमस इनका जो आर्ग्यूमेंट जो है ना लिबरल फेमिनिज्म में, कि वुमेन को डिनाई किया जाता है कि वो स्कूल ना जाएं, उनको जो है मना किया जाता है यूनिवर्सिटी जाने से, उनको दीने जाती प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए जाते, एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती। इसलिए क्या होता है, सोसाइटी मिस्टेकनली ये बिलीव करती है कि दे आर लेस कैपेबल है। ओके, अगर गर्ल्स गर्ल्स जो हैं उनको अलाउ ही नहीं किया जाएगा तो वो डॉक्टर बने, तो आप कैसे कहेंगे कि पीपल में रॉन्गली कंक्लूड विमेन कैन नॉट बिकम डॉक्टर। समझ रहे हैं? तो ये आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे जरूर अपने जो है वो नोट्स में, कि अगर वुमेन को आप अलाउ ही नहीं कर रहे कि वो डॉक्टर बने तो आप ये कैसे रॉन्गली कंक्लूड करेंगे कि आपकी वुमेन जो है वो तो कैपेबल ही नहीं है। ओके, उसमें तो एबिलिटी नहीं है डॉक्टर बनने की। तो वही बात हो रही है कि उनको जो अपॉर्चुनिटीज थी ना वो नहीं दी जाती थी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट आर्ग्यू करती हैं कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल इन ऑल डोमेन्स ऑफ लाइफ। जितने भी डोमेन्स हैं आपके, आपका पॉलिटिकल डोमेन हो गया, आपका इकोनॉमिक डोमेन हो गया, आपका सोशल डोमेन हो गया, आपका जो है वो लीगल डोमेन हो गया, आपने देखे पॉलिटिकल, अगर हम लोग एग्जाम्पल दें तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हो गई, या हिना रब्बानी खर हो गई, यहाँ आपकी जो है वो ये हमारी जो स्पीकर थी फहमीदा मिर्जा। आप देखें डिफरेंट एग्जाम्पल देख लें, आप मलाला यूसुफजई का एग्जाम्पल देख लें, आप जो है वो आ, मरियम नवाज अभी देखें पंजाब में अच्छा काम कर रही है एज अ सीएम, राइट। तो ऐसे नहीं है कि वुमेन किसी भी डोमेन में वो क्या है कि वो काम नहीं कर सकती। ये तो था एक पॉलिटिकल पार्टी का एग्जाम्पल। अगर मैं आपको मिलिट्री में एग्जाम्पल दूं तो अभी मिलिट्री में वुमेन जा रही है। ओके, अगर हम लोग देखें, अगर लीगल एस्पेक्ट देखें तो कितनी हमारी आयशा मलिक और ये सारी जो है वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठी हुई हैं। हमारे इदारों में देखें तो जो शमशाद अख्तर जो थी, जिनका स्टेट बैंक की जो थी वो गवर्नर रह चुकी हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप देंगे अपने अ, अपनी इस राइटिंग में, ताकि आपकी राइटिंग जो है वो रीडर को अच्छी लगे। जैसे कि प्रीवियस जो थे वो हमारे चीफ जस्टिस जो थे वो जब ओथ ले रहे थे तो उन्होंने अपनी वाइफ को अपने साथ खड़ा किया था, कि ये क्या शो करता है, रेस्पेक्ट शो करता है, इक्वालिटी बराबरी को शो करता है कि वुमेन किसी भी मैदान में जो है वो
ऐसा नहीं है कि वो मर्द को compete नहीं कर सकती, उनको सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है, बट सोसाइटी प्रोवाइड्स अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज। सोसाइटी क्या करती है, अनइक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। ओके, टू बोथ द जेंडर सिंपली बिकॉज ऑफ देयर बायोलॉजिकल सेक्सेस, उनके बायोलॉजिकल सेक्स को देख के उसकी बिना पे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। शी मेंशन करती हैं that if women were given the same educational, social opportunities as a men, they would prove themselves equally rational and capable and competent। अगर औरत को जो है तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए ना, तो उससे क्या होगा, वो विमेन भी क्या बनेगी, रेस्टोरेंट होंगी, वो केपेबल बनेगी, वो कॉम्पिटेंट बनेगी, और आइडियाज इंस्पायर्ड द वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड। अब उनके आइडियाज ने जो है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था जो दुनिया की जितनी भी वुमेन्स थी, पार्टिकुलरली यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड स्टेट्स में। और उससे क्या हुआ, लेड द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन फॉर द फेमिनिस्ट मूवमेंट। उसी वही चीजें, इनकी राइटिंग्स, इनकी फिलोसफी, इनके आइडियाज, उन्होंने इतना लोगों को इंस्पायर किया था, स्पेशली यूके और यूएस में, कि इन्होंने एक फाउंडेशन रख दी फेमिनिस्ट मूवमेंट की। ओके, अब देख लेते हैं बिगिनिंग कैसे होती है फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की। तो एल्दो मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का बुक था जो वो पब्लिश हुआ था 1792 में। ऑर्गेनाइज्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट फॉर्मली बिगन जो होती हैं वो 1848 में होती हैं। इनका बुक तो पब्लिश हुआ था 1792 में, बट आहिस्ता 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 उन्होंने ऐसा असर छोड़ा है लोगों पे कि ये जो है वो 1848 में फॉर्मली इनकी मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई, जिसका नाम रखा गया सेनेका फॉल्स कन्वेंशन। और उन्होंने ये जो है वो कन्वेंशन की हेल्ड इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। अब फेमिनिस्ट का जो आइडिया था ना ऑलरेडी एग्जिस्ट तो कर रहा था, बट 1848 में इसको फर्स्ट टाइम वुमेन ने ऑर्गेनाइज किया कलेक्टिवली। और जो सेनिका फॉल्स कन्वेंशन जो है ना, वो फर्स्ट ऑफिशियल वुमेन राइट की कॉन्फ्रेंस थी। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज मीटिंग थी जो डिमांड कर रही थी इक्वल राइट्स को वुमेन के लिए। आगे हम लोग देखें तो इसमें क्या है कि 200 to 300 participants including the two male supporters attended the convention to discuss the social, political, legal, economic discrimination faced by the women. Okay, अब इसमें भी ये जो है ना, ये शो करता है कि फेमिनिज्म वाज नॉट अ मूवमेंट ऑफ ओनली द फ्यू इंडिविजुअल्स। ओके, ये कि फ्यू कुछ लोगों की मूवमेंट नहीं थी, बहुत सारी औरतें और इनफैक्ट मर्द भी जो थे उन्होंने इस को सपोर्ट किया था। ओके, एक फेमस जो है वो मेल सपोर्टर्स में से, कुछ फेमस मेल सपोर्टर्स में से अगर हम लोग बात करें तो फेडरिक डॉगलस भी इसका हिस्सा थे। ओके, जो आर्ग्यू करते हैं कि वुमेन डिजर्व करती है वुमेन राइट्स, voting rights, just like formerly enslaved people deserve the civil rights. Okay, अब आगे देखें तो इसमें इन्होंने अ, जैसे इंक्लूडिंग टू मेल सपोर्टर्स भी थे, और ये डॉगलस जिसकी मैंने बात की, उन्होंने भी ये कन्वेंशन डिस्कस किए, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन जो फेस करती है वुमेन। ड्यूरिंग दिस कन्वेंशन हुआ ये कि द पार्टिसिपेंट्स adopted a historical document known as the Declaration of the Sentiments। इस बिकॉज ऑफ दैट इस uh, इस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि women had little or no voice in public affairs and demanded equal rights with the men। अब ये जैसे कि इन्होंने कन्वेंशन की तो पार्टिसिपेंट्स ने ये अडॉप्ट किया कि हिस्टोरिक जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें ये पता चलता है, जिसमें से डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स भी था। ओके, इसमें बेसिकली ये जो डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स था ना, ये एक डॉक्यूमेंट था। ओके, ये मॉडल किया गया था आफ्टर अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। और इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ऑल मेन एंड वुमेन आर क्रिएटेड इक्वल इस डॉक्यूमेंट में, राइट। एंड इन्होंने लिस्ट की है कुछ इनजस्टिस जो वुमेन फेस करती है। मेजर डिमांड्स जो थी इनकी इसमें बेसिकली ये थी
अगर हम लोग डिमांड्स पे आ जाएं तो डिमांड्स में ये था, पहली डिमांड और सेकंड डिमांड में, एक पहली में तो ये है कि आपको इक्वालिटी चाहिए, राइट, इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी राइट्स, मैरिज, हेल्थ, रिलीजन, सिविल राइट्स एंड पॉलिसीज, राइट। द पार्टिसिपेंट्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं दैट women शुड enjoy द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। पार्टिसिपेंट्स भी आर्ग्यू करते हैं कि women को एंजॉय करने चाहिए सेम राइट्स और अपॉर्चुनिटीज जो मेल को दिए जा रहे हैं। सेकंड डिमांड ये थी कि राइट टू वोट की डिमांड थी, जिसे आप वुमेन सफराज कहते हैं ना। तो पार्टिसिपेंट बिलीव ये करते थे कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वाज द की टू सोशल चेंज। ओके, ये जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है ना, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की है सोशल चेंज की। ओके, और सफराज मूवमेंट का तो आपको पता है कि इसमें राइट टू वोट की बात की गई थी। सिंस मेन कंट्रोल करता है political decision making, women could achieve equality only if they were granted the political rights, especially the right to vote. ओके, अब देखें, वुमेन तो बहुत सारी इनइक्वालिटीज फेस कर रही थी, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, प्रॉपर्टी ओनरशिप में, मैरिज में, रिलीजन में, पॉलिटिक्स में, हेल्थ में, सिविल राइट्स में। ओके, तो ये सारी चीजें क्या आप समझते हैं कि इनको जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही? तो क्या 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 ये इसलिए क्योंकि ये डिपेंड करता है वुमेन के सेक्स पे या मेल के सेक्स पे, बायोलॉजिकल सेक्स पे, ओके, या क्रोमोसोमल मेकअप पे, या आपकी जो है वो जेनेटिकल ऑर्गन्स पे? ओके, ये सारी चीजें जो है वो कंस्ट्रक्टेड थी, हमारी सोसाइटी ने शुरू से ही इसको कंस्ट्रक्ट किया था। अगर मैं आपको देख बताऊं ना, तो क्या था कि इंग्लैंड में बिफोर द मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट जो था 1870 का, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी लीगली बिलोंग्ड टू हर हस्बैंड। ओके, एंड मूवमेंट ने इस मूवमेंट ने इस इनजस्टिस को भी चैलेंज किया था। ओके, इन सारे राइट्स पे उन्होंने इनको अचीव करने की बात की थी। आगे हम लोग देखें तो डेलीगेट्स बिलीव ये करते थे कि वंस द वुमेन गेन द वोटिंग राइट्स, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मेन एंड वुमेन वुड ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगी। अगर औरत को मिल गए वोटिंग राइट्स तो उनकी डिस्क्रिमिनेशन जो है मेल एंड वुमेन में, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वुमेन वुड ग्रेजुअली डिक्रीज बिकॉज वुमेन वुड बिकम द पार्ट ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब राइट टू वोट का मतलब ये है कि वुमेन को जब आप अपॉर्चुनिटी देंगे ना, तो वो इलेक्ट होके आपकी पार्लियामेंट में आके बैठे, तो उससे क्या होगा, वो जिस इदारे से, जिस माशरे से, जिस सेगमेंट से उठ के आई है, उसके हकूक के लिए लॉज बनाएगी, अपने लिए लॉज बनाएगी। ओके, क्योंकि पार्लियामेंट में जो मेंबर आते हैं उनका काम तो बेसिकली ये होता है कि मेकिंग अ लॉ, लेजिस्लेशन, पर वो कर क्या रहे होते हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, ब्लेम गेम कर रहे होते हैं, टाइम को जो है वो पास कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ। ओके, तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं, बट मेन मकसद क्या है कि लॉ बनाना जो लोगों के लिए फायदा मंद हो। ओके, सफराज मूवमेंट। To achieve these objectives, women established several organizations, okay, dedicated to securing the political rights for the women. This movement became known as the suffrage movement, okay, whose primary objective is to obtain the women's right to vote, right? The movement argued that political participation would enable women to challenge the discriminatory laws and influence the public policies affecting their lives, because the first wave primarily focus करता था लीगल इक्वालिटी के पे, पॉलिटिकल राइट्स पे, एंड आल्सो नोन एज द लिबरल फेमिनिज्म और एग्लिटेरियन अप्रोच भी कहते हो आप इसे। ओके, तो ये चीजें थी। बेसिकली आप ये देखें तो वुमेन बिलीव ये करती थी कि वुमेन को अगर वोटिंग राइट मिल जाएगा ना, तो वो की है अदर रिफॉर्म्स के लिए, और विदाउट पॉलिटिकल पावर मेन अलोन मेड
ऑल लॉज। अगर वुमेन को आप राइट नहीं देंगे ना वोटिंग का, तो मेल ही अपने जो है वो अपने हिसाब से लॉज बनाता रहेगा। वुमेन वांटेड अ वॉइस इन मेकिंग दोज लॉज। औरत की भी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है ताकि ये लॉज में हिस्सा ले और बनाए। अब एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि आप इमेजिन करें पार्लियामेंट को जो डिस्कस कर रही होती है एजुकेशन, तो इफ ओनली मेन वोट करें, मेन को ही वोट दिया जाए तो क्या होगा? लॉज रिफ्लेक्ट मेन्स priorities, राइट? लॉज रिफ्लेक्ट करते हैं लोगों की प्रायोरिटीज को। इफ women वोट, अगर women क्या करेगी, वोट करेगी, तो ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो अगर मेल राइट बनाता रहेगा ना, तो ये जो इश्यूज होते हैं ना मेटर्निटी के, गर्ल्स की एजुकेशन के पे, वर्क प्लेस इक्वलिटी, ओके, उनको अटेंशन नहीं मिलेगी। अगर वुमेन कर रही होगी तो इन चीजों पे वो सोच रही होगी सही से। ओके, पॉलिटिकल फिलोसोफर जो है वो है कैरोल बेटमैन। वो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं दैट excluding women from citizenship means excluding them from the democracy itself, right? इसका मतलब ये है कि अगर आप विमेन को एक्सक्लूड करेंगे ना, उसको सिटीजनशिप देने में या किसी भी चीज में, तो आप क्या कर रहे हो, डेमोक्रेसी को जो है वो एक्सक्लूड कर रहे हो। सफराज मूवमेंट भी में भी ये था कि विमेन को जो है क्रिएटेड किया जाता था ऑर्गेनाइजेशंस में, और उनका जो पर्पस ये था कि विनिंग वोटिंग राइट्स। ओके। ओके, आगे आ जाते हैं जल्दी से। अब इश्यूज तो ये मैंने आपको बता दिए हैं पहले ही, के इश्यूज क्या थे, डिस्क्रिमिनेशन थी अगेंस्ट वुमेन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ में। ओके, अब ये देखें, एजुकेशन का मसला, एम्प्लॉयमेंट का, हेल्थ का, मैरिज लॉस का, सिविल राइट्स, प्रॉपर्टी, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये सारे जो हैं वो इश्यूज थे। मूवमेंट क्या डिमांड कर रही थी? फुल सिटीजनशिप फॉर द वुमेन एंड इक्वल रिकॉग्निशन एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सफराज मूवमेंट का मैंने आपको बताया, जैसे आप कहते हैं कि फॉलोइंग द सेनिका फॉल्स कन्वेंशन द नेशनल वुमेन सफराज एसोसिएशन जो थी वो इस्टेब्लिश हुई थी 1869 में, जो यूनाइटेड स्टेट्स में, ताकि वो जो है वो कंटिन्यू करें इस कैंपेन को फॉर द वुमेन्स वोटिंग राइट्स। ड्यूरिंग द सेम पीरियड जो थे वो जॉन स्टॉट मिल ने इंट्रोड्यूस किया था बिल जिसका नाम था द हाउस ऑफ द कॉमन्स इन द यूनाइटेड किंगडम। वो प्रपोज ये करते थे कि वुमेन शुड बी ग्रांटेड राइट टू वोट। उन्होंने भी इस चीज को ये सपोर्ट किया कि औरत को जो है वो राइट टू वोट दिया जाए। ओके, हाउएवर जैसे कि द बिल वाज रिजेक्टेड किया गया इन द 19th सेंचुरी में। अचीवमेंट्स की बात करें सफराज मूवमेंट की, तो वुमेन पहले तो क्या बहुत सारे सेटबैक्स फेस करती थी, बट 1893 में पहली बार न्यूजीलैंड ने जो है वो वुमेन को ग्रांट किया राइट टू वोट। फिर 1902 में ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। ओके, 1906 की बात करें तो फिनलैंड ने। ओके, 1917 की बात करें तो यूएसएसआर ने। ओके, बुल्शविक रेवोल्यूशन के बाद। और 1918 में यूनाइटेड किंगडम, 1920 यूएस। ओके, 19 अमेंडमेंट के बाद यूएस ने। दीज जो अचीवमेंट्स है मार्क करती हैं सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। अब जेन ऑस्टिन जो है वो उनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि वो आल्सो रिकॉर्ड करती हैं कि इम्पोर्टेंट जो फेमिनिस्ट नॉवेलिस्ट थे ना, नए लोग थे, उन्होंने या नई नई मूवमेंट्स जो थी उनके काम को वो सराहती हैं, बिकॉज हर नॉवेल्स जो थे वो चैलेंज दी ट्रेडिशनल पोजीशन। ये नॉवेल्स थी और इनके नॉवेल्स ने चैलेंज किया था ट्रेडिशनल पोजीशन जो थी वुमेन को थ्रू द हर फीमेल कैरेक्टर। शी पोर्ट्रेट द वुमेन एज एन इंटेलिजेंट भी होती है, उन्होंने उसमें वुमेन को इंटेलिजेंट दिखाया, इंडिपेंडेंट और कैपेबल जो है वो उस पर बात की थी कि वुमेन कैपेबल ही भी है, नॉलेजेबल भी है, रेशनल भी है, और ये सारी चीजें एंड देयर ओन डिसीजन रादर देन सिंपली conforming to
सोशल एक्सपेक्टेशंस। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की। प्रॉब्लम क्या था? डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, डिनाइल ऑफ द पॉलिटिकल एंड लीगल राइट। सॉल्यूशन क्या? एमेंसिपेशन की जाए, लोगों को जो है वो इमेंसिपेट किया जाए थ्रू लीगल रिफॉर्म्स और द इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ये सारी अपॉर्चुनिटीज दे के उनको जो है वो इंक्लूड किया जाए। अप्रोच क्या थी? इक्वालिटी या इगलिटेरियनिज्म अप्रोच थी। अल्टरनेटिव की बात कर लेते हैं हम, कि इनको लिबरल फेमिनिज्म, सफराज मूवमेंट या इगलिटेरियन मूवमेंट भी कहा जाता है। ओके, शॉर्ट में देख लें तो जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी ना, उसको कहा जाता है सफराज मूवमेंट भी, बिकॉज ये सेंटर थी अराउंड द फाइट फॉर द राइट ऑफ वोट, विमेन सफराज इसको कहा जाता है। ओके, उसके बाद जो है वो एंड द enfranchisement of the women थी। it began during 19th and early 20th century in United States and United Kingdom and Canada। ओके, और ये मेंटेन इसका मेन जो कंसर्न था ना वो ये था, एजुकेशन, मैरिज या एम्प्लॉयमेंट इसका मेन था। ओके, कॉन्सेप्ट आगे देख लेते हैं। ओवरऑल गोल ये था कि इम्प्रूव करें लीगल पोजीशन वुमेन की, पार्टिकुलरली टू गेन द राइट टू वोट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेन एंड वुमेन हैव बीन असाइन्ड द सेपरेट आइडियोलॉजिकली डिटरमिन्ड रोल्स इन सोसाइटी में। सक्सेसेस ऑफ द फर्स्ट वेव क्या थी? कि उन्होंने स्प्लिट किया वुमेन कॉन्शियसनेस को, ओपन किया हायर एजुकेशन फॉर वुमेन को। ओके, वुमेन सफराज इन द यूएसए में हुआ था। मैरिड वुमेन जो है वो प्रॉपर्टी, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट व रिकॉग्नाइज किए गए जरूर द मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1970 में। ओके, वाइडनिंग एक्सेस टू द प्रोफेशंस सच एज द मेडिसिन भी। ओके, लिमिटेशंस क्या थी? कि इट वाज अ लार्जली कन्फाइंड टू वाइट मिडिल क्लास वुमेन पे कन्फाइंड थी। मेनली फोकस करती थी राइट टू वोट एंड एजुकेशन पे। डिफरेंसेस अमंग वुमेन बेस्ड ऑन रेस पे, रेस की बेसिस पे डिफरेंसेस थे, क्लास की बेसिस पे लार्जली उनको इग्नोर किया गया था। आफ्टर अचीविंग द वोटिंग राइट द मूवमेंट लॉस्ट द मोमेंटम एंड वाज साइडलाइंड बाय द अदर प्रोग्रेस मूवमेंट्स। ओके, कुछ टाइम के बाद इस मूवमेंट को साइडलाइन किया गया। ओके, once the right to vote was achieved it was considered the end of the movement। एक बार जब इनको राइट टू वोट मिल गया ना तो इसको जो है वो एंड ही समझा गया फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म को। तो ये थी आज की क्लास। मैं खुद इतना बिजी होती हूँ कि मैंने जो है वो रात को एक्चुअल में ये लेक्चर रिकॉर्ड किया था, बट मुझे नींद इतनी आ रही थी कि एंड में जो है कि मैं सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर से मैंने ये रिकॉर्ड किया है लेक्चर आप लोगों के लिए। तो आप सपोर्ट करें, अपनी राय का इजहार जरूर दें और अपने काम में जो है वो मसरूफ रहें। देखें, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं हमें, जो है वो सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, खुश रहा करें। ओके, और हमारे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें भी कामयाब करे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।